नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुशीला कार्की जी, श्रीमती सुशीला कार्की जी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनके नाम पर सहमति बन गई है, सब लोगों ने सहमति दी। 2 दिनों के लंबे मंथन के बाद में पहले 2 नाम आए थे, सुशीला कार्की जी के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ था, फिर 5 नाम उसमें जुड़े, फिर घटते घटते 2 नाम हुआ, फिर जाकर के सुशीला कार्की जी के नाम पर सब लोग सहमत हुए। विपक्ष भी सहमत था, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी सहमत थे, पक्ष और विपक्ष कह लो या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी सहमत थे उनसे, और जो आंदोलनकारी थे वो भी सहमत थे। तो कुल मिलाकर के उनको अब देश का प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई है। राष्ट्रपति पौडेल ने उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की जी, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि BHU की पढ़ी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री उन्होंने BHU से किया है। भारत के साथ एक अच्छे संबंध हैं। नेपाल की पूर्व सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रही हैं। पहली महिला चीफ जस्टिस होने का गौरव उनको प्राप्त हुआ है नेपाल की। तो प्रो इंडियन हैं। तो अब माना जा सकता है कि नेपाल फिर से एक बार प्रगति की राह पर निकल सकता है। अगर यही चीज़ प्रो चाइनीज़ या प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट होती तब फिर नेपाल उसी में पिस जाता। लेकिन चलो, भोलेनाथ प्रसन्न थे और उन्होंने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करवा दिया है जो कि अगर नेपालियों ने थोड़ा सा अपना ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया तो देश फिर उन ऊंचाइयों को छू सकता है, आगे बढ़ सकता है। लॉस तो हुआ है, एक अधजला मकान है नेपाल इस समय, जिसके मुखिया का चुनाव हो चुका है। अब उसको चलाना है मिल करके, किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ। यहाँ पर भारत को भी चाहिए कि भारत सिर्फ बड़े भाई की ही भूमिका न निभाता रहे कि नेपाल को बुली तो करता रहे लेकिन सहायता न दे। खुले हाथ से भारत को सहायता करनी चाहिए। नेपाल के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। वहाँ जो लोग काम करते थे वो सत्तारूढ़ दल के लोग थे, उनमें से भी कोई भी नहीं है। हो सकता है सब छोड़ छाड़ करके भाग गए हैं। एक लंबा जो है गैप क्रिएट हो गया है और इसको भरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कोई जगह खाली नहीं होती है। नेपाली यूथ भारत उनके साथ, नेपाली यूथ के साथ खड़ा होना चाहिए भारत को। और जो भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ऐसे यूथ जो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल को बनाना चाहते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, अन्य मार्गदर्शन वगैरह उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और तो और इस समय भारत सिर्फ बड़ा भाई नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच के संबंधों की तरह, 2 देश आपस में मिल करके कैसे चल सकते हैं इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए भारत को। ये नहीं कि हम बड़ा भाई बना रहे। यूथ की एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, एग्री बिजनेस वगैरह, हार्टिकल्चर वगैरह, एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह को डेवलप किया जाना चाहिए, IT सेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए, मेडिकल सेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए, सोलर पावर सेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए, जहाँ की नए नए एवेन्यू खुल सके नेपाल के लोगों को रोजगार के भी। इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेंटेन है ही, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे होटल्स वगैरह हैं उनको नुकसान किया गया है, टैक्सीज़ को जलाया गया है, तो ये नुकसान किया गया है। तो इसको जो है फिर से दोबारा रिवाइव करके नेपाल को पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे वो ध्यान रखिएगा। सवाल ये पैदा हो रहा था, 3 दिन से मंथन चल के आ रहा था, थोड़ा सा इसके विषय में भी हम लोग जान सकते हैं। तो जो सुशीला कार्की जी थी वो इस बात को लेकर के अड़ी हुई थी कि मैं एक रबर स्टैंप नहीं बनूंगी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो मैं कुछ न कुछ अपने हिसाब से ही काम करूंगी, कुछ न कुछ नहीं, पूरी तरीके से, और मैं किसी और के कहने से नहीं चलूंगी। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारी प्राथमिकता होगी। इसमें उन सभी नेताओं की जांच भी शामिल है जिन्होंने अब तक नेपाल पर राज किया और लूटा और खसोटा। इसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए सोशल मीडिया से जो अन्य खबरें आई हैं उनके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ ये कि जब इस पर सहमति बन गई कि नहीं आप कर सकती हैं, तब जाकर के उन्होंने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का न्योता स्वीकार किया और शपथ भी ले लिया है। तो ये है थोड़ी सी कहानी नेपाल के विषय, श्रीमती सुशीला कार्की के विषय में, और नेपाल के प्रेजेंट हालात
वर्तमान हालात के विषय में यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक और खबर सुन रहा था। बनारस में है एक नेपाली चबूतरा, और नेपाली चबूतरा माने है नेपाली एक वहाँ पर है, चबूतरा नहीं है कोई। वहाँ एक बना हुआ है, क्या अरे उसको क्या कहते हैं वो, मतलब कि सराय, नेपाली सराय हैं वहाँ पर, धर्मशाला, नेपाली धर्मशाला या सराय। ज़्यादातर नेपाली लोग वहीं आते। जब उस सराय की हिस्ट्री टटोली गई तो बहुत सारे नेपाली बीएचयू में पढ़ने आते हैं। ध्यान रखिएगा, बीएचयू हुआ, इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग पढ़ते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, जो इंडियंस हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है बताना। लेकिन उस नेपाली चबूतरा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम से कम आधे दर्जन तो प्राइम मिनिस्टर दिए होंगे और दर्जनों मंत्री दिए होंगे। ये मंत्री वही थे जो कभी वहाँ के आसपास के दुकानदारों के पैसे को चुकाने के लिए उधार करके फिर चुकाते घूमते थे, आज वो मंत्री बने हुए हैं। तो भारत का योगदान नेपाल में हर तरह से है, रहेगा, और बड़े भाई की भी भूमिका के रूप में रहेगा। और साथ ही साथ मेरा ऐसा विश्वास है कि एक देश के बीच में, जैसे दो देशों के बीच में एक अच्छे दो मित्र देशों के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, वैसे भी बना रहेगा और नेपाल पुनः अब प्रगति की राह पर चल निकलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर इस पर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।